4 सड़कें थी, 3 हमने मुकम्मल कर ली, 1 रहती थी, उसको अब हम काम शुरू कर दिया है। उसी तरीके से फिश एक्वेरियम, कराची के जो पुराने बड़े बड़े ब्रिजेस थे, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस, उसके एक्सपेंशन जॉइंट, ताकि उसके स्ट्रक्चर को आप महफूज बना सकें। और उसके साथ साथ माई कुलाची रोड, जो मैं कम से कम पिछले 20 साल से बंद देख रहा हूँ, उस पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, बुरा हाल नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लिक के ज़रिए बल्दिया उज़्मा कराची उसको भी ठीक करने जा रही है और अगले चंद रोज़ में इंशाल्लाह उसके काम का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मैंने 80s 90s में कराची देखा वो कराची वापस किसी तरीके से हम रिवाइव कर सकें। बल्कि मैं और पीछे जाना चाहूँगा, जो मैंने अपने पेरेंट्स से 60s 70s का कराची सुना था, वो किसी तरीके से हम रिवाइव कर सकें। इंक्लूसिविटी थी इस शहर के अंदर, ओपन स्पेसेस थी इस शहर के अंदर, लोग इन्जॉय करते थे। तो तमाम केएमसी के जो बाग हैं, पार्क्स हैं, डीएमसी के जो पार्क्स हैं, उनको हमने रिहैबिलिटेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। बाग इब्ने कासिम में इंशाल्लाह फिश एक्वेरियम के साथ साथ रेस्टोरेंट्स स्टैब्लिश करने का एक प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी प्रोक्योरमेंट भी मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर खुलेंगे। जैसे आप हाइड पार्क में जाके, सेंट्रल पार्क में जाके उस ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए कुछ खा पी सकते थे, इंटरटेन कर सकते थे अपने आप को, उसी तरीके से बाग इब्ने कासिम में किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वॉशरूम्स के हवाले से बात की जाती है, वॉशरूम्स नहीं है यहाँ पे, उन वॉशरूम्स को बनाया जाएगा। उसके साथ साथ फ्रेयर हॉल हो, हमारा बाग जिना हो, हमारा कराची जूलॉजिकल गार्डन हो, हमारा सफारी पार्क हो, हमारा बर्न्स गार्डन हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सर सैयद पार्क हो, इन तमाम पार्क्स को हमने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स रिहैबिलिटेट किया है और शहरियों को के लिए इनके दरवाज़ों को खोला है। और जो रिस्पांस मुझे शहरियों से आया ना, वो बड़ा पॉजिटिव है। बल्कि मैं इसी पार्क, हमारे बाग इब्ने कासिम के बराबर में बाग रुस्तम है, पार्क टावर्स के बिल्कुल बराबर में, फेडरेशन हाउस के बराबर में, बड़ा खूबसूरत पार्क किसी ज़माने में होता था, लेकिन पिछले कई सालों से वो बंद पड़ा हुआ था। मैं आज आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां केएमसी इन पार्क्स की ओनरशिप ले रही है, शहरियों के लिए खोल रही है, आप लोग जाएं उस पार्क को जाके देखें, उस बाग को देखें। यू विल बी हैप्पी टू सी कि किस तरीके से ग्रीनरी को, पुरानी ग्रीनरी को मेंटेन किया जा रहा है, नई प्लांटेशन की गई है, फूलों को इनकरेज किया जा रहा है। और अपने हर पार्क में अब केएमसी वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट करिए, ताकि हम अपने बच्चों को वहाँ ला के उनको समझा सकें, ये मोहब्बत या ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर बेदार कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जो नई रविश बल्दिया उज़्मा कराची, केएमसी या कराची की इंतज़ामिया स्टैब्लिश कर रही है, इस रविश में मुझे आप शहरियों की अब मदद चाहिए, मुझे शहरियों की सपोर्ट चाहिए कि हम लोग मिलकर वो कॉमन ग्राउंड ढूंढें जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत हम अपनी इन पब्लिक स्पेसेस को ना सिर्फ सेफगार्ड कर सकें, रिटेन कर सकें, बल्कि इनको मज़ीद बेहतर बना सकें, ताकि आने वाला जो कल हमारे बच्चों के लिए वो मज़ीद हरा भरा हो सके, मज़ीद खूबसूरत हो सके। मैं आप तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बल्दिया उज़्मा इज़ ओपन टू इनपुट फ्रॉम पीपल। बल्दिया उज़्मा आप लोगों के साथ काम करना चाहती है, हुकूमत आपकी गाइडेंस लेना चाहती है, ताकि आप हम लोग मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चीज़ों को सस्टेनेबल अंदाज से आगे बढ़ा सके। और इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ओपन स्पेसेस अवेलेबल हैं जिसको बल्दिया उज़्मा ठीक करने की कोशिश कर रही है। और अगर सिविल सोसाइटी हमारे साथ होगी, एक आम आदमी हमारे साथ होगा, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम उन चीज़ों को सस्टेनेबल बना पाएंगे। आखिर में मैं ग्रीनरी के हवाले से जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को एम्फसाइज़ करूँ। और शौकत साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने मज़ार-ए-क़ायद के सामने एक जगह थी जहाँ पर माजी में सिर्फ लिग्नम नज़र आते थे हमको, आज अगर आप वहाँ पर जाएँ तो एक बड़ा खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया। मैं ख़ुद भी वहाँ पर गया, हमने बल्दिया उज़्मा की टीम भी इनके साथ खड़ी की और मिल के सरकार ने, इन लोगों ने और इस तरह माहौल से मोहब्बत करने वाले लोगों ने अपनी इनपुट देते हुए एक बड़ा अच्छा तोहफ़ा कराची शहर के लिए क्रिएट किया। उसी तरीके से पीछे समंदर पे आफिया सलाम बैठी हैं, पीछे समंदर पर एक ज़माने में सिर्फ कचरा होता था। एक मिथ थी हमारे जहन में कि हमारे समंदर पर प्लांटेशन नहीं हो सकती है, पौधे नहीं लगा सकते। हमने कोई तकरीबन 1.25 साल पहले उस समंदर के एरिए पे 20 एकड़ पर एक अर्बन फॉरेस्ट
स्टैब्लिश करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। बड़े लोगों ने तंग किया हमको, कराची पोर्ट ट्रस्ट वाले आ गए, फलाने आ गए कि नहीं ज़मीन आपकी नहीं है, बट वी स्टूड कमिटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ग्रीनरी इनटू दैट एरिया। हमने मिलकर काम किया और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो जो 20 एकड़ का पैच है वहाँ पर 1 साल पहले जो हमने पौधे प्लांट किए थे, आज माशाल्लाह वो सस्टेनेबल हो गए हैं, वो उनको ताकत मिल गई है। दे हैव सर्वाइव्ड द हीट, दे हैव सर्वाइव्ड द विंड कमिंग फ्रॉम द सी, दे हैव सर्वाइव्ड द हैवी रेन शावर्स इन द सिटी, और अब माशाल्लाह वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और अब उसमें मज़ीद इजाफा करते हुए हमने वहाँ पर लोटस लेक स्टैब्लिश की है, एक हमने वहाँ पर लगून स्टैब्लिश किया है, और एक एक्सक्लूसिव हमने एक रास्ता बनाया है समंदर का कि लोग चहलकदमी करते हुए, वॉक करते हुए या साइकिल चलाते हुए समंदर तक जाएं, उनको अच्छी एक्सेस मिले। ये सारा काम हम कर रहे हैं। किडनी हिल तीसरी बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो कि बल्दिया उज़्मा कराची ने उस 62 एकड़ को, 62 एकड़ को सिक्योर किया, तकरीबन 1.5 लाख पौधे वहाँ पर लगाए, और आप आज भी वहाँ पर जाएंगे आपका दिल खुश होगा, क्योंकि ना सिर्फ वो माहौल को बेहतर कर रहे हैं, उनकी वजह से चरिंद परिंद अब वहाँ पर आने शुरू हो गए। इट गिव्स अ वेरी प्लेजेंट पिक्चर टू आवर सिटी। इसी तरीके से सफारी पार्क हो, हमारा जू हो, इन तमाम स्पेसेस को, हिल पार्क हो, हम इनको एक बार फिर ठीक करने की कोशिश करें ताकि शहरियों के अंदर वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ सके, सेंस ऑफ ओनरशिप आ सके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उम्मीद आ सके कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। ये जो मादी में लोग कहते थे कि यार कुछ नहीं हो सकता इस शहर में, या वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, लोगों को अब ये समझ आने की ज़रूरत है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नियत साफ, मंजिल आसान। अगर हम लोग सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपनी शहर की ये जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं इनको ओन करेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे और मिल के इनको मार्केट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम हासिदीन जो कि शहर को ख़राब करने का सोचते हैं, हमारी चीज़ों को पर काबिज होने का सोचते हैं, हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ एक अच्छा, खूबसूरत, हरा भरा, इंक्लूसिव कराची अपनी आने वाली नस्लों के लिए इंशाल्लाह छोड़कर जाएंगे। इस उम्मीद के साथ दैट आवर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट, इस उम्मीद के साथ कि आवर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ग्रीन, इस उम्मीद के साथ कि इन फ्यूचर द पब्लिक sector, the private sector will continue to join hands to work for the betterment of this city, for the betterment of this province and betterment of our country. Inshallah, our future is going to be great. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. मैं close कर देता हूँ उसके बाद. Now I would request the Deputy Commissioner South, Mr. Irshad Sodar, to please come up and give the closing remarks. अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत सारी चीज़ें इन्विजन हुई और जनरल जो कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, काफ़ी बॉटल नेक्स होते हैं, इवन बीइंग इन गवर्नमेंट वन सीज दैट बॉटल नेक्स होते हैं टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो विजन सिंध गवर्नमेंट की कराची के लिए, कराची की पब्लिक स्पेसेस को बेहतर करने के लिए, और उसके साथ जो सिविल सोसाइटी की पर्टिकुलरली जो पार्टनरशिप है, जो मिर्ज़ा वहाब साहब ने शुरू से सिविल सोसाइटी को एंगेज करके प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया है, मैं समझता हूँ दैट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी। और बड़े अरसे से ये बिन कासिम पार्क की और एक्वेरियम की एक थॉट प्रोसेस चल रहा था, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट अभी एक्वेरियम भी इंशाल्लाह दोबारा रिहेबिलिटेट होके और कराची को एक तोहफ़ा मिलने वाला है। तो आई थिंक इस स्पिरिट से, इस ट्रस्ट से जो कम्युनिटी का गवर्नमेंट में है, ये प्रोजेक्ट्स अंडरटेक होते रहे तो कराची डेवलपिंग वर्ल्ड में, नॉट ओनली जस्ट इन द कंट्री, और मैं समझता हूँ डेवलपिंग वर्ल्ड में एक सस्टेनेबल सिटी का दर्जा ले सकता है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much, Deputy Commissioner Irshad Saab. Before we take the questions, I would request the participants to look to your left. We will run a small little clip,
and that will show how the government processes are being simplified and how you can और operate मैं different रहती हूँ permissions. कराची में, जो कि दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तिजारती और सनती सरगर्मियों का मरकज। कराची की मैं हूँ कौसर और मैं रहती हूँ कराची में, जो कि दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तिजारती और सनती सरगर्मियों का मरकज। कराची की तेज रफ्तार जिंदगी ही इसकी खूबसूरती है। मेरा एक ख्वाब है, मेरा शहर कराची दुनिया का बेहतरीन शहर हो। इसलिए एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि कराची के हर शहरी को अपनी इनफरादी जिम्मेदारियों की आगाही हो। मिसाल के तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से इदारे बनाए हैं, जो कि कराची को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। मैं चाहती हूँ आपका साथ, ताकि हम मिल के गवर्नमेंट की मुहैया करदा इन फैसिलिटीज और इनके प्रोसेसेस को बेहतर तरीके से समझें और कराची को एक मिसाली शहर बना सकें, क्योंकि कराची सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। Thank you very much. Now the floor is open for the question and answer, please. अपना काम खुद करना चाहिए जी। आज सुबह बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ और समा न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी जाँ बहक हो गए, शहीद कर दिए गए उस डकैती की वारदात में। मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ़ की घड़ी में सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतीन साहब के घर वालों के साथ मौजूद है। उनके बड़े भाई तारिक मतीन साहब के साथ मैं ताज़ियत भी करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले का नोटिस लिया है और एडिशनल आईजी कराची से भी आईजी सिंध से वाक़ये की रिपोर्ट तलब की है और इंशाअल्लाह इस मामले को इसकी तहकीकात करके जिस किसी ने भी ये अनफॉर्चुनेट वाक़या सर अंजाम दिया है, इंशाअल्लाह उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो दूसरा आपने सवाल पूछा वो फाइनेंसेस के हवाले से, एनएफसी की मद में हर महीने 2 बार वफाकी हुकूमत से सूबे को पैसे मुंतकिल किए जाते हैं और एक 17 तारीख को होता है और एक आखिरी दिन जो होता है महीने का उसको। तो कल जो 17 तारीख गुजरी उसमें 34 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को सूबा सिंध को मुंतकिल करने थे। बदकिस्मती के साथ उन्होंने सिर्फ 2 अरब रुपए मुंतकिल किए हैं। 32 अरब रुपए की यूनिलैटरली उन्होंने कटौती कर ली है। कोई इसका नोटिस नहीं, जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस होता है वफाक और सूबे के दरमियान, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और यकतरफ़ा तौर पर सूबा सिंध के वो 32 अरब रुपए, जो कि 32 अरब रुपए लोगों की तनख्वाहों के लिए, लोगों की पेंशन के लिए, तरक्याती कामों के लिए सूबा सिंध की हुकूमत को खर्च करने थे, उनको यकतरफ़ा तौर पर FBR ने डिडक्ट कर लिया, इनको काट लिया गया। मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक चीज़ है और जो आइनी उसूल हैं, कानूनी उसूल हैं, जो वफाक के साथ सूबों का मुआहिदा है, MOU है, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है उन्होंने आइनी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है और मैं समझता हूँ फौरी तौर पर जो वज़ीर ख़जाना है उनको इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेते हुए ये जो यकतरफ़ा फ़ैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है इसको विड्रॉ करते हुए वो जो 32 अरब रुपए की अनलॉफुल इलीगल कटौती सूबा सिंध के पैसों की है, उन पैसों को फौरी तौर पर मुंतकिल कर देना चाहिए सूबा सिंध को, ताकि सिंध हुकूमत उस पैसे को लोगों की तनख्वाहों के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जो तरक्याती काम हमें करने उसके लिए उनको खर्च किया जा सके।
ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस मैं समझता हूँ सारे मुल्क में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और बिलखुसूस कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के माजी में वाक़यात हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले की कॉग्निजेंस लेते हुए 2 यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का ऑर्डर दिया ताकि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो सके, और इंक्वायरी की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए ताकि कोई शख्स उस इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज ना हो, तो उनको रुखसत पर भेजा गया। उनको 45 दिन के लिए कहा गया कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरअंजाम नहीं देंगे, और एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज किसी सीनियर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिया गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट यूनियन का जो नया कानून सिंध हुकूमत ने असेंबली से मंजूर कराया है, उसके अंदर भी ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसके लिए स्पेशल कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है, जिन कमिटीज़ के अंदर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की जामियात की नुमाइंदगी नहीं होगी बल्कि जो तलबा यूनियन है, सिंडिकेट है, ताकि उसके अंदर न्यूट्रलिटी आ सके, ऑब्जेक्टिविटी आ सके, उनकी नुमाइंदगी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये वाक़यात बड़े शर्मनाक हुए हैं, बड़े अफसोसनाक हुए हैं, लेकिन इन वाक़यात के रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि इन्वेस्टिगेट करी है, इंक्वायरी करी है, और इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स आने के बाद तमाम तफसीलात मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएंगी। और जिस किसी ने भी, जो शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सेक्सुअल हरासमेंट के वाक़यात में मुलव्वस होगा या जो इस तरह के लोगों की पुष्टपनाही कर रहा होगा, उनके खिलाफ इंशाल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप जो है मिशन लेके निकले हैं, तो आप इसको केएमसी तक ही आपने महदूद रखा हुआ है। कराची में दीगर अथॉरिटीज़ भी हैं, KDA, LDA, MDA, इन अथॉरिटीज़ पर भी चाइना कटिंग हुई और मास्टर प्लान के मुताबिक हज़ारों की तादाद में रफाई और फ्लाई प्लाटों पर अब भी कब्जा है। तो सूरत हाल जब आप शहर की बात करते हैं तो सारे शहरी ये उम्मीद रखते हैं कि मुर्तज़ा साहब पूरे शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप KMC की हद तक ही महदूद हैं, क्यों? अच्छा, मुझ पे तो इल्ज़ाम लगता है कि आप KMC तक महदूद नहीं हैं, आप तो सिंध हुकूमत का काम कर रहे हैं। तो ये चले, अच्छा हुआ आपने शायद कह दिया, लोगों ने सुन लिया। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ ये मेरा शहर है, ये मेरा सूबा, ये मेरा मुल्क है। मुझे जिस कैपेसिटी में भी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपनी इनपुट देने की ज़रूरत हुई, मैं इनपुट दूंगा। और अगर इस इनपुट की वजह से कोई नाराज़ होता है तो बेशक नाराज़ हो, लेकिन मेरा बुनियादी मकसद ये है कि जहाँ पर हम बेहतरी ला सकते हैं बेहतरी लाई जाए। मैंने आपको अर्बन फॉरेस्ट की मिसाल दी ना, जब हमने 1 साल पहले DC साहब के साथ इसके ऊपर काम किया था तब KMC मेरे पास नहीं थी, मैं उस वक्त माहौलियात का मुशीर था, लेकिन चूँकि ये पौधों से प्यार हो गया है तो मैंने वो काम शुरू कर दिया। मैं किडनी हिल पे जिस ज़माने में जाता था, डॉक्टर सैद साहब उस ज़माने में MC थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर थे, लेकिन मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि KMC किसके कंट्रोल में। मैंने कहा मेरा शहर है, मेरा इलाका है, हमें इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपना काम करने की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें करें। जहांगीर पार्क KDA का है, उस जहांगीर पार्क को बेहतर बनाने में जहां और लोगों ने किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ छोटा मोटा मेरा भी किरदार था। अभी और शहर के अंदर जो कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहे हैं, कल मैं ककरी ग्राउंड गया हुआ था जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ताकि बच्चे मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ फुटबॉल खेल सकें, जिम वगैरह यूज़ कर सकें, बॉक्सिंग कराटे की उनको फैसिलिटीज़ हों। वो कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, वो मेरे मातहत नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे शहर में हो रहा है, मेरे सूबे में हो रहा है, तो मैं उसकी ओनरशिप लेता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। हम बोर्ड बेसिन की फूड स्ट्रीट के ऊपर काम कर रहे हैं, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। पिछले दिनों थद्दो नाला मलीर के अंदर हमने काम किया, कोरंगी इब्राहिम हैदरी में हमने फिशरमैन राउंड अबाउट के ऊपर काम किया। ये मेरे अंडर नहीं आते काम। मैं समझता हूँ ये जो बार बार लोगों ने तासुर डेवलप कर लिया था ना कि यार ये चीज़ इसके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ नहीं है, इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जब आपका सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो कि आप लोगों को इंक्लूड करने के बाद चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो मैं समझता हूँ फिर आपको इस छोटी सोच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा लियारी एक्सप्रेस वे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मैं बहसियत शहरी ये समझता हूँ कि उस लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर बड़ी ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि रात को अगर मैं भी अपने घर से निकलता हूँ या आप भी निकलते हैं, आपके बच्चे निकलते हैं, तो आपको सड़कों पे सिर्फ ये बड़े ट्रक और ट्रॉलर नज़र आते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लियारी एक्सप्रेसवे का आपको मौजूद है, लेकिन वो कराची के जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उसको हल करने में नाकाम है। क्यों? क्योंकि वफाकी हुकूमत हैवी ट्रांसपोर्ट को उस पर चलने की इजाज़त नहीं देती। तो मैं तो जहाँ जहाँ जो अपनी इनपुट दे सकता हूँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप जैसे दोस्तों से मदद मांगता हूँ कि हम कायल करें वफाकी हुकूमत को कि लियारी एक्सप्रेसवे आपने बना दिया, लेकिन वो बंद है, रात को वो नहीं चलता, उसके ऊपर ट्रक ट्रॉलर नहीं चलते। वो ट्रक ट्रॉलर जो है पोर्ट से निकलते हैं और उनको लाहौर जाना है, उनको पेशावर जाना है, उनको अप कंट्री जाना है,
वो मेरे पूरे शहर की गली सड़कों से गुजरते हुए मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करते हुए वो अप कंट्री जाते हैं। अगर वो सीधा डायरेक्टली लियारी एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे तो वो जो जर्नी उनकी 1 घंटे की है वो 10 मिनट की हो जाएगी। वो जो पेट्रोल पे खर्चा करते हैं वो पेट्रोल का खर्चा उनका कम हो जाएगा। जो शहर के अंदर इतनी बड़ी न्यूसेंस है उन बड़े ट्रैफिक ट्रॉलर्स की वजह से, वो न्यूसेंस ख़त्म हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो स्मोक इमिशन है इसकी, इस हैवी ट्रैफिक की, ट्रांसपोर्ट की, जो कि मेरे आपके घरों के अंदर आती है, वो अगर डायरेक्टली वहाँ से निकल जाएगी तो इस शहर का फ़ायदा होगा, शहरियों का फ़ायदा होगा। मैं बार बार इस चीज़ को एजिटेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बेस्ट परफॉर्मिंग वज़ीर जो हैं मुराद सईद साहब, वो इंटरेस्ट नहीं लेते इसके ऊपर। हालांकि वो कहते ज़रूर हैं कि आपका आइडिया अच्छा है, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस सपोर्ट का क्या फ़ायदा कि अगर उस लियारी एक्सप्रेसवे के दरवाजे हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं खुले हुए। तो मैं आप जैसे लोगों की तवज्जुह से इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो कि शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसका फ़ायदा सारे शहर को होगा, सारे मुल्क को होगा और माहौल, तो उसको काम करने के लिए अगर वफाकी हुकूमत उसके दरवाजे खोल देगी तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं ये परवाह नहीं करता कौन सी चीज़ क्या है, जो सही समझता हूँ उसको काम करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने अभी तक तो मदद की है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करेगा। आप कह रहे हैं मुआशी बहरान है, वज़ीर आज़म तो कहते हैं मईशत हमारी जो है माशाल्लाह आसमान को छू रही है। आप देखें, आप एक आम आदमी हैं, आप खुद इस बात से रिलेट कर रहे हैं कि आम आदमी की क्या सिचुएशन है। अगर आप 12 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देंगे तो लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी, उसका क्या जो इम्पैक्ट है वो आपकी हर नेसेसरी अशिया के ऊपर आएगा। लेकिन इस हुकूमत को एहसास नहीं है, और इन मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल वक्त में बजाय इसके कि आप मदद करें लोगों की, जहां आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं, आप सूबों के पैसों की कटौती आपने करना शुरू कर दी है। आप मुझे बताइए, कोई 32 लाख रुपए नहीं काटे उन्होंने, 32 करोड़ रुपए नहीं काटे, 32 अरब रुपए सूबा सिंध के उन्होंने काट लिए उस टाइम पर जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने पैसे वापस किए हैं। उन्होंने पैसे वापस किए हैं, लेकिन हमारे सूबे में उन्होंने हमारे 32 अरब रुपए काट लिए। जी मुर्तज़ा भाई, इसी के साथ ही सवाल है जो भाई ने किया है कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये हुकूमत चली जाती है तो नून लीग आप ही होंगे, अगर आप में से आती है तो ये मईशत कैसे अपने पाँव पे इतना जल्द खड़ी होगी? ऐसा तो नहीं होगा 2 माह के बाद आपके खिलाफ भी कोई एहतजाज शुरू हो जाए? कौन सी जादू की छड़ी होगी? क्या कहते हैं? हमारे खिलाफ अगर एहतजाज होगा ना तो किसी की दीवार फलांग के कोई नहीं जाएगा। कम से कम हम लोगों का इतना एहतराम करते हैं कि लोगों का एहतजाज करना हक है। अगर आप मुश्किल हालात में उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे कानूनी एतबार से, तो ये भी आपकी जहन की अक्कासी करती है कि तहरीक इंसाफ का माइंडसेट क्या है। मैं बुनियादी आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा। 2007 में पाकिस्तान गंदम को इम्पोर्ट करता था, 2011 में पाकिस्तान ने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 2011-12 में हमारी कॉटन की प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर 14 मिलियन बेल थी। आज पाकिस्तान 7.7 मिलियन बेल की पैदावार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 6-7 सालों में हमारी हुकूमतों ने सही तरीके से ज़राअत, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, 65% हमारी आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, आपने उन फार्मर्स को, उन किसान को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कुछ नहीं किया। जिसकी नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा रहा है, लेकिन वो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन करने के लिए कॉटन को इंपोर्ट कर रहा है इस वक्त। तो आपको एक ऐसी हुकूमत लाने की ज़रूरत है जो कि ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हो, जिसको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर सस्टेनेबल चेंज लाने के लिए आपको अपने फार्मर्स को, अपनी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान जो अपने ज़र मुबादले का एक मेजर पोर्शन कभी आटा इंपोर्ट करने में, कभी चीनी इंपोर्ट करने में, कभी कपास को इंपोर्ट करने में खर्च कर रहा है, उसको ख़त्म कर पाएगा। सिमिलरली अब वक्त आ गया है कि हमारी जो इतनी बड़ी रिलायंस है पेट्रोल की, उस पेट्रोल की रिलायंस को ख़त्म करें। आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोयला मौजूद है, आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको इस तरह की कोई चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हुए नज़र नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और चूँकि ये इंट्रोस्पेक्शन में बिलीव नहीं करते, अब ये काम हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन बस।
बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार है कि जो उनके बंदे के खिलाफ FIR हुई वापस ले सकते हैं, और बिलावल के हवाले से बड़ा क्लियर स्टॉन्स है, आप उस पर कोई कमेंट करेंगे? कानून का मुताला कर लें। जब केस फाइल होता है उस केस को ख़त्म करने का इख्तियार हुकूमतों के पास डायरेक्टली नहीं होता, अदालत में सब जुडिस है, अदालत से रुजू करें। ये एक बड़ी बदकिस्मत चीज़ है कि लोगों को प्रोटेस्ट अगर पेशावर में भी करना होता है ना तो प्रोटेस्ट कराची में आके करते हैं, अगर लाहौर में भी प्रोटेस्ट करना होता है ना तो कराची में आके प्रोटेस्ट करते हैं। तो हम उनके राइट टू प्रोटेस्ट का एहतराम करते हैं, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो चीज़ जिसके एम्बिट में है उस एम्बिट में रहते रहें। अदालत में केस जमा है, अदालत के अंदर अपनी बेगुनाही को साबित कर लें, अदालत उस केस को ख़त्म कर दें, केस ख़त्म हो जाएगा। इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगी, 27 फरवरी को होने जा रही है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अपने मौजूदा हालात से निकालने के लिए, इन मसाइल के भंवर से निकालने के लिए ये लॉन्ग मार्च जो है वो नागुज़ीर है।